आई वेलकम यू ऑल टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, यानी कि हम लाइफ स्टॉक इंप्रूवमेंट पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने पढ़ लिया था कि कौन कौन से विदाउट जीन मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज होती हैं लाइफ स्टॉक के इंप्रूवमेंट में। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे, ये शॉर्ट वीडियो ही रहेगा, इसमें हम ये जानेंगे कि कैसे बिना जीन मैनिपुलेशन के, बिना इसके पहले हमने पढ़ लिया था, अब जीन मैनिपुलेशन के साथ हम कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। हम ऐसी जीन्स ही बना देंगे और अपने डिजायर्ड एनिमल में ट्रांसफर कर देंगे जिससे हमें सुपीरियर क्वालिटी मिल जाएगी। तो इसके अंदर कौन कौन से मेथड है? सबसे पहला मेथड है गैमेट। यहाँ पे क्या करेंगे, गैमेट या फिर एम्ब्रियो को क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन यानी नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रिजर्व करने वाले हैं हम किसी चीज को। अब किस चीज को प्रिजर्व करने वाले हैं? तो गैमेट्स और एम्ब्रियो को प्रिजर्व करके रखते हैं इस मेथड में। तो ये मेथड जो है बहुत पुराने टाइम से यूज हो रहा है। तो ये इस मेथड को हम क्या करते हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। और इस मेथड में हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो को फ्रीज कर देते हैं या गैमेट्स को फ्रीज करके रख देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब क्रायो प्रिजर्वेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम वाइल्ड एनिमल्स की स्पीशीज को एक बार प्रिजर्व करके रख देते हैं और जब भी हमें जरूरत पड़ती है उनका हम यूज करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा जानवर है जो विलुप्त होने की कगार पे है, तो हम उसके जीन्स को प्रिजर्व कर लेते हैं। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी उस जीन्स की क्वालिटी को आगे उसको लाने की, तो हम क्या करेंगे, उसमें ऐसी जो आज की जनरेशन वाले जो जीन्स रहेंगे। और जैसे मान लीजिए मेरे पास एक काऊ है, वो बहुत ही अच्छा जर्सी काऊ है, बहुत अच्छा मिल्क देती है, बहुत मतलब एक दिन में क्या करती है 10 लीटर, मान लीजिए 10 लीटर क्या कहती है दूध देती है। अब उसकी क्या हो रही है, उसकी जनसंख्या खत्म होती जा रही है। तो हम उसके जीन्स को, उसके गैमेट्स को यानी कि ओवा को या स्पर्म को स्टोर कर लेंगे या फिर उसको एम्ब्रियो बना करके स्टोर कर लेंगे। जब आगे आने वाली पीढ़ी बिल्कुल ही कम, क्या मतलब आगे जो भी हमें काऊ मिलती है, वो मान लीजिए ऐसी काऊ है जो काऊ ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर रही है, तो हम इस गैमेट्स को, सुपीरियर गैमेट्स को उसके अंदर डाल देंगे। तो हम क्या बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट बना लेंगे। दो अलग अलग क्या करेंगे, जीन्स का रिकॉम्बिनेंट जीन बना लेंगे और हम उसका यूज करेंगे। उसका यूज करते हैं तो ये आ जाता है, ये टेक्निक भी आ जाती है अंडर जीन मैनिपुलेशन टेक्निक। यानी कि हम क्या कर रहे हैं इस मेथड में, सिंपल तरीके से समझते हैं कि इसमें हम करते क्या है कि जीन्स को प्रिजर्व कर लेते हैं या गैमेट्स को या एम्ब्रियो को प्रिजर्व कर लेते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है हम उनका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक में हम जानेंगे लाइव स्टॉक जीनोमिक्स एंड मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन, MAS, है ना। ठीक है, MAS टेक्निक में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो होते हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या, ह्यूमन जीनोम इनिशिएटिव। ठीक है, ये ह्यूमन जीनोम इनिशिएटिव को इसने बूस्ट करने में हेल्प की थी। लाइफ स्टॉक जीनोमिक्स यानी कि जो जानवर हैं जिनको हम पालते हैं, उसके जीनोमिक्स में हम मार्कर जो है, मार्कर्स लगाते हैं, मार्कर ऑफ सिलेक्शन, मतलब हम सिलेक्शन करने के लिए उसके अंदर क्या करते हैं, एक मान लीजिए हमने कोई वेरिएंट बना लिया, रिकॉम्बिनेंट DNA बना लिया। अब उसको सिलेक्ट कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलने वाला है? देखिए क्या हो रहा है इस मेथड में कि मान लीजिए मेरे पास एक प्लाज्मिड था, ठीक है, प्लाज्मिड था, इसके साथ हमने क्या डाल दिया, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक याद करिए क्या होता है उसमें। तो हमने क्या दिया, ये मेरा डिजायर्ड जीन थी। हम चाह रहे थे कि हमारी जो काऊ है उसके अंदर ये प्रोटीन बने। कौन सी प्रोटीन है ये, मान लीजिए लैक्टोएल्ब्यूमिन है। ठीक है, बीटा या लैक्टोएल्ब्यूमिन है। ठीक है, ये ह्यूमन में पाया जाने वाला जीन है जो अब हम चाह रहे हैं कि काऊ में भी ये प्रोटीन बनने लगे। ह्यूमन मिल्क में ये पाया जाता है, अब हम चाह रहे हैं कि काऊ में भी ये मिल्क में मिले। तो हम क्या करेंगे, एक प्लाज्मिड लेंगे और इससे क्या करेंगे, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट लगाएंगे, फिर लाइगेज से जोड़ेंगे, तो क्या होगा, हमें मिलेगा रिकॉम्बिनेंट जीन। ठीक है, हमने क्या कर दिया, रिकॉम्बिनेंट DNA यानी कि एक ऐसा DNA जिसके पास दो अलग अलग DNA मौजूद है और इस DNA को, इस वेरिएंट को हमने डाल दिया अपने डिजायर्ड एनिमल में। अब हमको सिलेक्ट करना है कि क्या उस एनिमल के अंदर ये जीन जो है वो ट्रांसफर हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं मार्कर्स का। मार्कर्स क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि यहाँ मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं। ये मार्कर्स का नाम होता है एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। तो हम चेक कर लेते हैं, इनको डाल करके सेल को डाल देंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक जीन थी ऑलरेडी, यहाँ टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट। पहले ये जीन क्या करती थी, ये रेसिस्टेंट थी उस चीज से, किससे,
टेट्रासाइक्लिन से पहले ये रेसिस्टेंट मान लीजिए नहीं थी, ठीक है। ये पहले ये जो जीन्स थी, नॉर्मल जीन्स थे, वो मर जाते थे, नॉर्मल जो जानवर है वो मर जाएंगे, लेकिन रिकॉम्बिनेंट जो है वो टेट्रासाइक्लिन की दवा में नहीं मरेगा। तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये रिकॉम्बिनेंट है, तभी तो ये सर्वाइव किया। तो इसको, इस टेट्रासाइक्लिन जीन को हम मार्कर की तरह समझते हैं। ये बताता है कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट बना है कि नहीं बना है। अब इसको इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। ये रिकॉम्बिनेंट टेक्निक में आपने मार्कर्स पढ़े होंगे, जब आपने क्लोनिंग वेक्टर्स पढ़ा होगा, मैम ने पढ़ाया होगा, तो वहां पे ये क्लोनिंग वेक्टर्स आपने जाना होगा कि इसका क्या रूल है, कैसे सिलेक्शन करने में ये हेल्प करते हैं मार्कर्स, ठीक है। तो ये है दूसरी टेक्निक। और तीसरी टेक्निक है हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम बनाते हैं हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम यूज करते हैं, हम जो भी डिजायर्ड क्वालिटी चाहिए अपने जानवर में, ज्यादा से ज्यादा वुल चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दूध चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मीट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अंडे चाहिए, वो सारी क्वालिटी से हम क्या करेंगे, यूं जीन्स को रिकॉम्बिनेंट बना करके तैयार कर लेंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हैं इस मेथड में, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी वैरायटी को कंट्रोल्ड मैनर में हम क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके जीन को, और अच्छी वैरायटी को बना सके। तो यही हमारा पर्पस है इस मेथड को करने से, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। और जो लास्ट टेक्निक है आपकी है वो है बीएसटी, यानी बोवाइन सोमैटोट्रोपिन। जो सोमैटोट्रोपिन क्या है, सोमैटोट्रोपिन एक तरीके का प्रोटीन है, ये एक तरीके का प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में बनता है, और ये क्या करता है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को, जो है हमारी एनर्जी यूटिलाइजेशन को, जो हमारी रिक्वायरमेंट, हमें कहाँ एनर्जी को यूज करना है वो तय करता है। जैसे हमारी बॉडी एनर्जी को बचाने की कोशिश करती है, जहां जरूरत होती है वहीं खर्च करती है, और ये काम कौन करता है, ये प्रोटीन सोमैटोट्रोपिन, ये डिसाइड करता है कि आपको एनर्जी कहाँ खर्च करनी है, ठीक है, आपकी सेल को कहाँ काम करना है, ये हार्मोन डिसाइड करता है। तो बोवाइन सोमैटोट्रोपिन, एसटी यानी सोमैटोट्रोपिन, इस प्रोटीन को हम क्या करते हैं, इस प्रोटीन को हम इंड्यूस कराते हैं इस तरीके से कि हम क्या करेंगे, हम अपने एनिमल को एनर्जी जो है वो हम उसी, कहाँ हमको चाहिए वहीं हम यूज करेंगे। अगर हमें अंडे प्रोड्यूस करने हैं तो हम एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा ओव्यूलेशन में ही खर्च करने के लिए उसको उकसाएंगे। अगर हमें ज्यादा से ज्यादा मसल्स चाहिए तो हम उसको एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे मसल बिल्डिंग में। तो हम डिसाइड करने वाले हैं कि कहाँ एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेगा ये जानवर, ठीक है। तो पहले क्या होता था, ये हार्मोन हम डेड एनिमल से ही निकाल पा रहे थे, लेकिन अब हम ये हार्मोन हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के मदद से भी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके भी ये हार्मोन हम बना पा रहे हैं। पहले क्या होता था, डेड काउज में से ही हम इसको निकाल पाते थे, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, बायोटेक के मेथड से भी कर पा रहे हैं। नाउ द लास्ट, कि आज के टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं बायोटेक्नोलॉजी लाइफ स्टॉक में यूज करने से, प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं। तो प्रॉब्लम्स बेसिकली क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, ये डिस्टर्ब कर सकता है। आज के टाइम में भी क्या है, बहुत लोगों को डर है कि बायोटेक्नोलॉजी से जो बने हुए पौधे हैं, मान लीजिए मैंने मस्टर्ड बना दी, क्रॉप बना दी कोई ऐसी, उसको जैसे बीटी कॉटन यूज होता है, बीटी कॉटन लेकिन हमारे लिए खाने के काम नहीं आता है ना, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। धड़ल्ले से 93% जो है हमारे इंडिया में जो कॉटन है वो बीटी कॉटन ही प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर यही हमको कोई ऐसे चावल या धान जो उगाना पड़े जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हो, तो लोग डरते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हो सकता है कि वो डिजीज कॉज कर दे, और उनका जो डर है वो जायज भी है। हो सकता है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम खा रहे हैं आगे जाकर के वो कार्सिनोजेनिक हो जाए, अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में क्या पता हो जाए, या ऐसी वैरायटी बन जाए वो क्रॉस पॉलिनेशन करके जो हमारे लिए क्या हो। मान लीजिए हमने एक मस्टर्ड जो है फील्ड में उगाई, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, मान लीजिए ये तो अच्छी थी, लेकिन ये जाकर के दूसरे प्लांट से क्रॉस की, और ये प्लांट जो बच्चे पौधे पैदा करने वाला है, इस पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना पॉलिनेशन पे, ये जो प्लांट पे गिरा, अब जो वैरायटी प्रोड्यूस होगी वो जेनेटिकली मॉडिफाइड अपने जो हो गया वो हाइब्रिड प्रोड्यूस जाएगी। यानी कि ये नॉर्मल प्लांट था, ये मान लीजिए मस्टर्ड है, नॉर्मल मस्टर्ड है, ये मेरा जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड है, मैंने इसको बनाया है लैब में, ठीक है। अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, ये पेस्ट रेसिस्टेंट है, इसको कीड़े नहीं लगते, तो हमने खेती कर दी इसकी, ये तो मान लीजिए नुकसान नहीं कर रहा था जब इसका तेल बन रहा था, लेकिन इसके पॉलिनेशन जो है वो नॉर्मल प्लांट से होता है, तो जो बच्चे हैं हो सकता है ऐसे बन जाएं जो क्या हो, हार्मफुल हो, तो इस वजह से डर जायज है। देन क्या है कि स्कैरिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी, देखिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो भी लिमिटेड नंबर में हैं, जो पढ़े लिखे इतने वेल डेवलप जो हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जानवर बना सके, ऐसे जो साइंटिस्ट हैं उनकी भी कमी है। तो ये क्या है, ये भी एक ड्रॉबैक है इसका
कि हम अच्छे लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन के लिए अच्छे साइंटिस्ट भी हमारे देश में होने जरूरी हैं। एंड क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है बायोटेक्नोलॉजी की हो सकता है कि उतनी ना हो, हम जितना कॉस्ट लगा के उस जानवर को प्रोड्यूस करें और लास्ट में वो रिजल्ट मिले ना, उसके जो जीन्स बने वो कार्सिनोजेनिक हो जाए, तो क्या फायदा। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है लाइफ स्टॉक इंप्रूवमेंट का। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।